गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो प्रकाश वाला टॉपिक है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से। हर कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो आज हम इसके लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो आज इसका कुछ बेसिक पार्ट देखते हैं, देखेंगे। देखो, प्रकाश। देखो, जो प्रकाश होता है उसको बोला जाता है लाइट। क्या बोला जाता है? लाइट बोला जाता है। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? देखो, प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है भाई? ऊर्जा। जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। क्या होती है? ऊर्जा। जो क्या करती है, हमारा जो दृष्टिपटल होता है या रेटिना होता है, वहां पर क्या करता है? संवेदना का अनुभव करवाता है। क्या करवाता है? संवेदना का अनुभव करवाता है। यानी कि ये रेटिना या बोले दृष्टिपटल, दृष्टिपटल पर क्या करता है? ये संवेदना संवेदना का अनुभव करवाता है। ध्यान देंगे, जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो हमारे रेटिना या दृष्टिपटल पर संवेदना का अनुभव करवाती है। अब देखो, सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश से संबंधित जो सिद्धांत थे, क्या थे? सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे, प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं प्रकाश से संबंधित। एक एक नियम के बारे में देखते हैं। देखो, पहला सिद्धांत प्रकाश के बारे में दिया गया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ध्यान देंगे भाई, पहला सिद्धांत दिया गया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत। सबसे पहली बात ये आती है कि प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया? देखो, किसने दिया था ये सिद्धांत? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था भैया? न्यूटन ने दिया था। तो प्रकाश का कणिका का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अब देखो, जो न्यूटन था, इस न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में गति करता है। किसके रूप में गति करता है? कण के रूप में गति करता है। यानी न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में गमन करता है। लेकिन जो ये सिद्धांत दिया गया था प्रकाश का कणिका का सिद्धांत, इसके द्वारा देखो जो कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे व्यतिकरण की घटना। किसकी? व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाओं को नहीं समझाया जा सका। देखो, प्रकाश का जो कणिका का सिद्धांत था वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में गति करता है। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है? कुछ घटनाएं होती है प्रकाश की, जैसे व्यतिकरण की और ध्रुवण की, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो देखो, इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्या दिया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। देखो, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था, सबसे पहली बात ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान देंगे, किसने दिया था भाई? हाइगेन ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेन ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेन ने दिया था। अब देखो, हाइगेन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में गमन करता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। देखो, प्रकाश कण के रूप में गति करता है, ये बताया न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। लेकिन प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, ये किसने बताया? हाइगेन ने बताया। क्या बताया? हाइगेन। लेकिन देखो, जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था, इसके द्वारा भी प्रकाश की कुछ घटनाएं थी, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव और एक कॉप्टन प्रभाव, कॉप्टन प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। देखो, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सका और इस सिद्धांत के द्वारा कॉप्टन प्रभाव को नहीं समझाया जा सका। तो ये सिद्धांत में क्या था? फेल हो गया था।
तो देखो दो सिद्धांतों के बारे में हमने जान लिया। एक तो प्रकाश का कणिका का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, इसमें बताया गया कि प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में गति करता है, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की कुछ घटनाएं थी जैसे व्यतिकरण और दोलन आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरा सिद्धांत दिया गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जो दिया गया था हाइगेन के द्वारा। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा भी क्या हुआ गया, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के विद्युत प्रवाह और क्वांटम प्रभाव को नहीं समझाया जा सका। इसके बाद में जो तीसरा सिद्धांत दिया गया, ध्यान से देखेंगे एक बार, देखो जो तीसरा सिद्धांत दिया गया था वो था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसके बाद में जो तीसरा सिद्धांत दिया गया था वो था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। देखो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था? पहली बात यह है कि किसने दिया था भाई, मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग था वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था भाई? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने यही बताया कि प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है या गति करता है। तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, या किसने यह बताया कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है, या ये किसने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। या डायरेक्टली आप ये पूछ ले कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया, और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग दिया था मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसके बाद में अगला जो सिद्धांत दिया गया था वो था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। देखो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था ये किसने दिया था? ये दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था भाई? मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। तो यानी कि इसमें यह बताया गया था, देखो मैक्स प्लांक ने दिया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। इसमें यह बताया गया था कि जो प्रकाश होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, और इन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। यानी कि सिद्धांत में देखो क्या बताया गया था कि जो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स बोल सकते हैं, बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या बोला जाता है भाई? इन छोटे छोटे बंडलों को क्या बोला जाता है? फोटोन। क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। यानी कि सिद्धांत में बताया गया था कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, और ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को कहते हैं फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो मैक्स प्लांक था, यानी कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था वो किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था भाई? मैक्स प्लांक ने दिया था। और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज और आती है, वो ये आती है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में एक काल्पनिक माध्यम माना गया था। क्या माना गया था? एक काल्पनिक माध्यम माना गया था। उसका नाम क्या था? तो ध्यान देंगे कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में एक काल्पनिक माध्यम माना गया था। क्या माना गया था? काल्पनिक
काल्पनिक माध्यम, काल्पनिक माध्यम माना गया था। उस काल्पनिक माध्यम का नाम था ईथर। क्या नाम था? ईथर। ध्यान दें कि ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में जो काल्पनिक माध्यम माना गया था उसका नाम क्या था? ईथर। क्या नाम था? ईथर था। तो ये सिद्धांत कौन सा हुआ? चौथा सिद्धांत हुआ प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। एक लास्ट सिद्धांत के बारे में और बताना चाहता हूं, वो सिद्धांत था, ध्यान देंगे इधर, पांचवा सिद्धांत था प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, ये भी एक सिद्धांत दिया गया था, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब होता है डबल प्रकृति। किस प्रकार की? डबल प्रकार की, दो प्रकार की प्रकृति। यानी कि ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने दिया था। यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने बताई थी? प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने बताई थी? आइंस्टीन ने बताई थी। इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि जो प्रकाश होता है वो कण व तरंग, कण व तरंग दोनों के रूप में गमन करता है। यानी कि कण के रूप में भी गमन करता है और तरंग के रूप में भी गमन करता है, दोनों के रूप में गमन करता है। तो ये बात किसने बताई थी? आइंस्टीन ने बताई थी। किसने बताई थी? आइंस्टीन ने बताई थी। तो ये प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत थे भाई। ये सिद्धांत किसने दिया? इस सिद्धांत में क्या क्या बताया गया, एक बार इन्हें नोट करें, फिर आगे देखते हैं। अब देखो आगे देखते हैं प्रकाश की चाल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्रकाश की चाल। देखो जो प्रकाश की चाल होती है, सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में बताया था रोमन ने। किसने बताया था भाई? रोमन ने। एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था रोमन। क्या नाम था भाई? रोमन। तो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? वो था रोमन। कौन था? रोमन। उस वैज्ञानिक का नाम था रोमन। इसने देखो क्या बताया कि जो निर्वात होता है, क्या होता है? निर्वात होता है, उसमें प्रकाश की चाल, किसने बताया था इसने? निर्वात होता है, उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसने बताया कि जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार यदि हम देखें पानी में, किसकी बात करें? पानी की बात करें तो देखो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार यदि देखें कांच की, किसकी बात करें? कांच की, तो कांच में जो होता है प्रकाश की चाल होती है लगभग 8.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? चाल होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। अब ध्यान देंगे, देखो बात हम करें प्रकाश की चाल की, दोबारा से देख लो। प्रकाश की चाल रोमन नामक वैज्ञानिक ने यानी कि प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसने बताया कि जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड होती है। अब ध्यान देंगे, यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और सबसे कम होती है कांच में। सबसे कम किस में होती है? कांच में होती है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। सबसे कम किस में होती है? कांच में होती है। आगे बात करेंगे अपवर्तनांक की, एक बार इसे नोट करें। अब देखो देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, देखो अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। बट किसी भी माध्यम का क्या ज्ञात करना है? हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल मालूम होनी चाहिए। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान देंगे, अपवर्तनांक बराबर होता है 1/,
माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। यानी कि हमें किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हो जाएगा 1 बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान देंगे इसी प्रकार मान लो में क्या चाहिए भाई, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल अभी पड़ी थी 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसी प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देंगे भाई, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो निर्वात का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। और कांच में क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है 1 अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, 1 अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का। किसका होता है? कांच का होता है। आगे बात करेंगे, एक बार इसे नोट करें। अब आगे देखेंगे, देखो आगे मैं कुछ एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। देखो इस डायग्राम को समझना। ध्यान देंगे इस चित्र की ओर। क्या है ये? ध्यान देंगे, देखो ये क्या है? मान लो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, कोई वस्तु पर पड़ता है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, क्या है? सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है? तो ध्यान देंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 19 सेकंड में। 8 मिनट 19 सेकंड में। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। यदि इनको सेकंड में पहुंचने में टोटल सेकंड कितनी, तो सेकंड में याद रख सकते हैं 499 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 499 सेकंड। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखो जैसे ही सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा तो यहां से देखो प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा। कहां पे पड़ेगा? हमारी आंख पे पड़ेगा, और आंख से क्या होता है? वो वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो मैंने दो चीज लिखी, एक तो प्रदीप्ति वस्तु और एक लिखा अप्रदीप्ति वस्तु। तो इन दोनों के बारे में हम समझेंगे कि प्रदीप्ति वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्ति वस्तु किसे कहते हैं।
ध्यान देंगे इधर, प्रदीप्ति वस्तु। देखो प्रदीप्ति वस्तु क्या होती है, ध्यान देंगे, प्रदीप्ति वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं के प्रकाश से चमकती है। देखो जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, किसी दूसरे का प्रकाश नहीं होता है, केवल स्वयं का प्रकाश होता है, तो वो वस्तु कौन सी कहलाएंगी, प्रदीप्ति वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे मान लो सूर्य हुआ, क्या हुआ, सूर्य हुआ, तारा हुआ, क्या हो गई, सूर्य हुआ, तारा हुआ, ट्यूबलाइट, बल्ब हुआ, ये सब क्या है भाई, प्रदीप्ति वस्तुएं। क्या है, प्रदीप्ति वस्तुएं। देखो ये सूर्य है, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, वो चमकता है। तारा है, तारे के पास क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो चमकता है। इसी प्रकार हमारी ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, ये भी क्या, इनके पास प्रकाश है, तो वो क्या करती हैं, चमकाती हैं और दूसरी वस्तुओं को दिखाई दिवाती हैं। तो ये सब क्या है, प्रदीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्ति वस्तुएं यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरी वस्तु ये है अप्रदीप्ति वस्तु। अप्रदीप्ति वस्तु क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो वो कौन सी कहलाएंगी, अप्रदीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान देंगे, ग्रह हुआ, क्या हुआ, ग्रह हुए, उपग्रह हुए, उपग्रह, या कोई दीवार हुई, क्या हुई, दीवार हुई। तो ये सब क्या है भाई, अप्रदीप्ति वस्तुएं। क्या है, अप्रदीप्ति वस्तुएं। देखो आपने कई बार देखा है क्या कोई दीवार ऐसी चमकती है, क्या चमकती है, क्या नहीं चमकती। लेकिन यदि उसी दीवार पर कोई लाइट डालें, क्या डालें, लाइट डालें या फोकस डालें, तो वो दीवार क्या हो जाती है, चमकने लगती है। क्या करने लगती है, चमकने लगती है। यानी कि वो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमक रही, दूसरे के प्रकाश से क्या हो रही है, चमक रही है। तो वो कौन सी वस्तु कहलाएगी, अप्रदीप्ति वस्तु। क्या कहलाएगी, अप्रदीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहां से देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ध्यान देंगे, अप्रदीप्ति वस्तुएं प्रदीप्ति वस्तुओं के कारण चमकती हैं। किस प्रकार से, देखो प्रदीप्ति वस्तुएं ने प्रकाश डाला अप्रदीप्ति वस्तुओं के कारण, लेकिन देखो आंख ने क्या किया, इस वस्तु को देखा, किसके कारण देखा, प्रदीप्ति वस्तुओं के कारण देखा, क्योंकि प्रदीप्ति वस्तुओं ने क्या किया था, यहाँ पे प्रकाश डाला था। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रदीप्ति वस्तुएं हैं उनके कारण क्या होते हैं, अप्रदीप्ति वस्तुएं दिखाई देती हैं, या अप्रदीप्ति वस्तुएं प्रदीप्ति वस्तुओं के कारण दिखाई देती है। और इसमें जो घटना होती है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। कौन सी होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। तो प्रदीप्ति वस्तुओं के कारण अप्रदीप्ति वस्तुएं दिखाई देती है। ये कौन सी घटना है, परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की घटना है। कौन सी घटना है भाई, प्रकाश के परावर्तन की घटना है। अब ध्यान देंगे आगे इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि वस्तुएं क्या करती हैं, जिस रंग का अवशोषण करती हैं उसी रंग की वो दिखाई देती हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है जिस रंग को क्या करती है, वो अवशोषित करती है, उसी रंग की वो दिखाई देती है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो बागवानी होते हैं, जो हमारे सब्जी वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे जो बागवानी होती है, उस बागवानी की जो दीवारें होती हैं, मतलब दीवारें खींचते हैं ना, तो उसमें एक पर्दा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है। वो पर्दा आपने देखा है तो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है भाई, हरे रंग का होता है। और आपने कभी सोचा है कि वो पर्दा लगाया जाता है वो हरे रंग का क्यों होता है, क्यों होता है? देखो मैं बताता हूँ कि जहां पे वो सब्जी उगाते हैं वो वस्तु होगी, एक प्रकार की क्या होगी, वस्तुएं, तो वो क्या करेंगी, हरे रंग को क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी। क्या करेंगी, अवशोषण करेंगी हरे रंग का। तो हरे रंग का अवशोषण करेंगी तो सब्जियां किस प्रकार की दिखाई देंगी, हरी दिखाई देंगी। किस प्रकार की दिखाई देंगी, हरी दिखाई देंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो बागवानी है उनकी दीवारें किस रंग की होती हैं, हरे रंग की होती हैं, क्योंकि वो हरे रंग का अवशोषण कर लेती हैं। और सब्जियां किस रंग की दिखाई देने लगती हैं, हरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं जिस रंग का अवशोषण करती हैं उसी रंग की वो दिखाई देती हैं। अब यहां से अगला और क्वेश्चन ये बनता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, कौन से भाई, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ध्यान देंगे हरे रंग की उपस्थिति में, हरे रंग की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे
हरे रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं। लेकिन लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अधिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कम करते हैं और किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अधिक करते हैं। तो हरे रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कम करते हैं और लाल रंग की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण अधिक करते हैं। तो यहां से लगभग 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो दोबारा से देख लो कि जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वो प्रतिपल लगभग 8 मिनट या 19 सेकंड में 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड में पहुंच जाता है। दूसरी बात यहां से लिखी प्रदीप्ति वस्तुएं और ये लिखा अप्रदीप्ति वस्तुएं, यानी कि प्रदीप्ति वस्तुओं के कारण अप्रदीप्ति वस्तुएं चमकती हैं। अब हमने पढ़ा प्रदीप्ति वस्तुएं कौन सी होती हैं, अप्रदीप्ति वस्तुएं कौन सी होती हैं। देखो प्रदीप्ति वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, तो वो कौन सी कहलाएंगी? प्रदीप्ति वस्तुएं कहलाएंगी। और अप्रदीप्ति वस्तु क्या होती हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अन्य प्रकाश से वो चमकती हैं, तो वो कौन सी कहलाएंगी? अप्रदीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें कौन सी घटना काम में आती है? प्रकाश के परावर्तन की घटना काम में आती है। अगला क्वेश्चन ये बढ़ता है कि जो वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? वस्तु होती हैं, वो जिस रंग का अवशोषण करती हैं, जिस रंग का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, उसी रंग की वो दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जो बागवानी होती है, वहां पे हरे रंग की क्या लगाई जाती हैं? दीवारें लगाई जाती हैं, या क्यों मतलब वो लगाई जाती है ना दीवारें, हरे रंग की दीवारें लगाई जाती हैं, चदरें लगाई जाती हैं। क्या बोला जाता है उनको? हरे रंग की चदरें लगाई जाती हैं। तो हरे रंग की चदरें इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि वो क्या करती हैं? हरे रंग को अवशोषण कर लेती हैं, जिससे सब्जियां क्या दिखाई देती हैं? हरे रंग की दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अधिक करते हैं और हरे रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? कम करते हैं। तो एक बार नोट करें, इसके बाद देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। आप देखो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्यान से सुनेंगे, इधर देखेंगे, चित्र की सहायता समझेंगे जी। ये कोई ध्यान देंगे। आप देखो प्रकाश ये क्या है? ये ऊपर वाला कोई फर्स्ट माध्यम है। क्या है यहाँ पे? फर्स्ट माध्यम, माध्यम एक है ये, और ये क्या है? माध्यम सेकंड। क्या है ये? माध्यम सेकंड है, माध्यम सेकंड है, और ये माध्यम फर्स्ट है। यानी ये ऊपर वाला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है तो वो टकराकर, यानी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः यदि उसी माध्यम में लौट जाए, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि दूसरे माध्यम में नहीं है। ये क्या है भाई? परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। तो देखो ये कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, क्या है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आई और आके परावर्तक पृष्ठ से टकराई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो जो प्रकाश की किरण आती है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है इसे? आपतित किरण। और ये किरण होती है जाने वाली किरण। ये क्या होती है? जाने वाली किरण, यानी कि लौट के टकराकर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। तो ये तो होगी आपतित किरण और ये होगी परावर्तित किरण, और इन दोनों के मध्य ये क्या हो गया? अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब बोलेंगे। ध्यान देंगे, इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। आप ध्यान देंगे, ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो ध्यान देंगे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है, क्या बनता है? कोण बनता है। इस कोण को वैसे तो कहते हैं आई। कौन से दर्शाते हैं? आई कोण से दर्शाते हैं। और इसका जो नाम होता है वो कौन सा होता है? आपतन कोण। क्या बोला जाता है इसे? आपतन कोण। आपतन कोण बोला जाता है।
तो आपतन कोण कौन सा होता है? जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है। और ध्यान देंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इसको लिखते हैं आर से। किससे लिखेंगे? आर से। इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या बोलेंगे इसे? परावर्तन कोण। तो ये बात हो गई। ध्यान देंगे आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, टकरा कर जो किरण जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इन दोनों के मध्य क्या हो गया? अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको लिखते हैं आई से। इसे बोला जाता है आपतन कोण बोला जाता है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण होती है इसके मध्य कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ये इसको दर्शाते हैं आर से। तो इससे संबंधित नियम होते हैं कुछ। क्या होते हैं? नियम। यानी कि इसके जो नियम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। क्या बोलेंगे इनको? परावर्तन के नियम। वो नियम होते हैं दो। कौन से होते हैं भाई परावर्तन के नियम? देखो परावर्तन के नियम ये होते हैं। पहला नियम तो ये होता है, ध्यान से सुनेंगे, आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अभिलंब। तीनों क्या पे होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखो यहाँ पे तीनों एक ही तल पर स्थित है। आपतित किरण भी यहाँ पे है, परावर्तित किरण भी यहाँ पे स्थित है और अभिलंब भी यहाँ पे स्थित है। तो तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या होता है? कोण आई का मतलब आपतन कोण, कोण आर का मतलब परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोबारा से देख ले एक बार। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकराकर यानी कि परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आने वाली किरण इसको बोलेंगे आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश के नियम हुए, परावर्तन के नियम हुए। इनसे संबंधित देखो अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे नोट करें। देखो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, ध्यान देंगे। यदि परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, आपतन कोण का मान कितना भी 30 डिग्री है, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कितना कोण बनेगा। ध्यान देंगे चित्र अभी बनाया था हमने, दोबारा से देख लो उस चित्र को। ऐसे बनाया था, ये किरण आने वाली थी, ये लौट कर जा रहे थे, इनके मध्य क्या बन रहा था? अभिलंब बन रहा था। क्या बन रहा था? ये अभिलंब बन रहा था। ध्यान देंगे इसको। तो हमने पढ़ा था ये अभिलंब था, ये कौन सी थी? आपतित किरण थी। ये क्या थी? परावर्तित किरण थी। ये क्या थी भाई? परावर्तित किरण थी। और ये क्या कौन सी थी? आपतित किरण थी। ये अभिलंब था। क्या था? ये अभिलंब था। इनके मध्य देखो कौन बन रहा था? ये कौन सा कोण था? आपतन कोण था। आपतन कोण था ये। और ये जो इन दोनों के मध्य कोण बन रहा था वो कौन सा था? परावर्तन कोण था। कौन सा था? ये परावर्तन कोण था। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री, यानी कि जो ये आई है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, और परावर्तित किरण, इनके मध्य बनने वाला कोण, यानी कि टोटल कोण कितना होगा? आपतित किरण ये होगी और परावर्तित किरण, इन दोनों के मध्य कोण कितना बनेगा। आपने देखा आई का मान दे रखा है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री, तो कोण आर का मान बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। कैसे? हमने अभी पढ़ा था कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। जितना कोण आई होता है उतना ही कोण क्या होगा? आर होगा। जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखो टोटल कितना हो गया? 30 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि आपतन
किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना बढ़ेगा? 60 डिग्री का। कितना बढ़ेगा? 60 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, यदि आपतित किरण समतल सतह से 50 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? देखो चित्र से समझेंगे एक बार इसे। अभी चित्र बनाया था, ये किरण क्या थी? आपतित किरण। और ये किरण कौन सी थी? परावर्तित किरण थी। और ये क्या हो गया? इनके अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपतित किरण समतल सतह से, ये कौन सी सतह होगी भाई? समतल सतह। क्या होगी ये? समतल सतह। ये समतल सतह होगी, ये आपतित किरण होगी। कौन सी होगी? आपतित किरण होगी। तो ये कौन सी होगी? परावर्तित किरण होगी। क्या होगी भाई? परावर्तित किरण हो गई। ध्यान देंगे क्वेश्चन बोल रहा है आपतित किरण समतल से, ये समतल है, ये आपतित किरण, इससे 50 डिग्री, यानी ये कोण कितना बना रहा है? ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 50 डिग्री का कोण बनता है। तो समतल सतह से 50 डिग्री का कोण बनता है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण कितना होगा? तो ध्यान देंगे ये 50 डिग्री हो गया। तो अब आप लोगों को ये पता है कि ये क्या बन गया? ये देखो ये क्या बन गया? समकोण बन गया। बन गया कि देखो इधर से ये समकोण बन गया, बन गया समकोण। और समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया? 90 हो गया। और 90 में ये कितना हो गया? 50। तो ये कितना बचेगा भाई? कोई बता सकता है क्या? देखो ये समकोण पूरा 90 होता है, इसमें ये कोण कितना देगा आपको? 50। तो ये कोण बीच वाला कितना होगा? 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। यानी कि कोण आई का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। यानी कि आपतन कोण का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। तो आपतन कोण का मान होता है वही कितना होता है? परावर्तन कोण का मान होता है। तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 40। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि हमने पढ़ा था कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा करता है। आज हमने देखो कुछ प्रकाश संबंधित बातें की थी। अब प्रकाश से संबंधित और भी बात करेंगे अगले चैप्टर, अगले इसका जो पार्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।